लॉ की क्लास प्रेजेंटेड बाय टीडीटी इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। आज की याचिका की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने की। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि यह मुद्दा न्याय और सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई का विचार एक बड़े सर्कल की तरह था, जिसके भीतर आरक्षण गिर गया। उन्होंने कहा कि भारत में आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई के एक विशेष क्षेत्र का एक हिस्सा है। सामान्य तौर पर, उन्होंने कहा, इजराइल और जर्मनी जैसे कई देशों ने सकारात्मक कार्रवाई को शामिल किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि वो समानता संहिता और वर्गीकरण के विचार के साथ अपने तर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया, अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण वो है जिसे आपने बरकरार रखा है। नेक्सस हासिल किया जाना चाहिए और उद्देश्य उचित होना चाहिए। पहली बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आरक्षित श्रेणी के नागरिकों की पूरी सूची जाति पर आधारित है। हम जाति को संवैधानिक समर्थन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न देखें। मंडल आयोग की सूची में प्रत्येक संरक्षित वर्ग जाति पर आधारित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन मापदंडों पर जाति को वर्ग में परिवर्तित किया गया था, उन्हें समझने के लिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जहां संदर्भ समुदायों के लिए था न कि वर्ग के लिए। उसने बोला, वर्ग दूसरा चरण है जो समुदायों की जांच के बाद पहुंचेगा। वर्ग और जाति के बीच एक ओवरलैप है। सकारात्मक कार्रवाई पर अपने तर्क जारी रखते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि आपके प्रभुत्व ने कहा है कि अमेरिकी निर्णय ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन समय समय पर आप उनका उल्लेख करते हैं। अमेरिका में कुछ क्षेत्रों में जब कोटा का उपयोग नहीं किया जाता है, अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप आरक्षण के आधार पर किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दौड़ को ध्यान में रख सकते हैं और उन्हें विशेष वरीयता दे सकते हैं। इस पर न्यायमूर्ति भट्ट ने टिप्पणी की, यह वहां अच्छा कानून नहीं हो सकता है क्योंकि नस्लीय टाई ब्रेकर पर अब भौहें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका संविधान कलर ब्लाइंड है। हालांकि सीनियर एड खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका और यूरोप में टाई ब्रेकर और वैकल्पिक दृष्टिकोण आम था। उन्होंने इस संदर्भ में इजराइल का उदाहरण भी दिया, जहां कुछ मामलों में लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कुछ आरक्षण किए गए थे। उन्होंने इजराइल की इस नीति को वर्ग आधारित सकारात्मक कार्रवाई नीति के रूप में संदर्भित किया, जिसने संरचनात्मक नुकसान पर जोर दिया और संस्थानों को अधिक विविध बना दिया, अन्यथा वे नहीं होते। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विविधता कई कारणों में से एक हो सकती है कि विभिन्न देशों में सकारात्मक कार्रवाई क्यों की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने विलियम ब्लेक को उद्धृत करते हुए अपने तर्कों की शुरुआत की, शेर और बैल के लिए एक कानून उत्पीड़न है। उसने कहा, मैं दूसरी ओर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के बारे में यही कहना चाहता हूं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 103वें संशोधन ने उच्च जातियों को आरक्षण दिया और यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त संशोधन सकारात्मक कार्रवाई के विचार पर उपहास का गठन करता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण न तो उचित था और न ही वैध था और नागराज बनाम के तहत निर्देशित परीक्षण में विफल रहा। अपने तर्कों के पूरक के लिए विल्सन ने कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया जिसे इंदिरा साहनी फैसले में चुनौती दी गई थी। उन्होंने उक्त ओएम के बीच समानताएं खींची और 103वां संशोधन और कहा कि दोनों प्रकृति में समान थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, जो हुआ वो एक परीक्षण के रूप में है। यह 103वां संशोधन गुजरात में पेश किया गया था। 2016 का अध्यादेश 1 संशोधन की प्रतिकृति पेश किया गया था। इसे गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया। उक्त गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले दयाराम खेमकरम वर्मा बनाम गुजरात राज्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देते हुए और क्रीमी लेयर को हटाने के लिए आर्थिक मानदंड पर भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन यह राज्य के लिए खुला नहीं है कि वह केवल अनारक्षित श्रेणी में नागरिकों के वर्ग के लिए कोई आरक्षण करे, केवल इस आधार पर कि नागरिकों की ऐसी श्रेणी का वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है।
चूंकि अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के उद्देश्य से सजातीय समूह के रूप में गठित नहीं हो सकते हैं और ऐसा आरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दोहरे परीक्षण की जांच का सामना नहीं करेगा। भारत का संविधान। उन्होंने फैसले का हवाला देना जारी रखा और कहा, यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण के उद्देश्य के लिए आर्थिक मानदंड नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण के प्रतिशत की सीमा के संबंध में भी उपर्युक्त से निर्णय यह स्पष्ट है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है और 50% नियम होगा। अपवाद केवल कुछ असाधारण स्थिति में बनाया गया है, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में संदर्भित है, कुछ छूट से कुछ प्रस्थान करने के लिए। जैसा कि हमें कोई नहीं मिलता है आरक्षण के 50% को छोड़ने के लिए, ऐसी असाधारण परिस्थिति में हम मानते हैं कि आक्षेपित अध्यादेश के आधार पर 50% से अधिक आरक्षण भी कायम नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने आगे अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए कहा कि क्रीमी लेयर का बहिष्कार और आगे के वर्गों को शामिल करना समानता का उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया। अब मैं आपको अनुच्छेद 15(6) और 16(6) पर ले जाऊंगा। आपके प्रभुत्व को वस्तुओं और कारणों के बयान का लाभ है, लेकिन किसी को लेख को ही पढ़ना होगा। यदि हम अनुच्छेद 15(6) पढ़ते हैं, तो परिभाषा में EWS नहीं मिला है। मेरे प्रभु, मेरा निवेदन यह है कि यह लेख पूरी तरह से राज्य के विवेक पर छोड़ देता है कि वह समय समय पर यह सूचित करे कि सभी EWS कौन होंगे। यह नागराज में निर्देशित सिद्धांत का विरोध करता है। कल हम पूछेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर क्या है, वे कहेंगे कि यह बिना कार वाले लोग हैं। जहां तक SC, ST, SEBC का संबंध है, संविधान 366(24), 366(25) के आधार पर उनके आरक्षण की देखरेख कर रहा है। साथ ही 338, 340 एवं 341 EWS के लिए कोई नहीं है जो सत्यापित करेगा। इसे कार्यपालिका और राज्य की सनक और सनक पर छोड़ दिया गया है। यह संविधान को नष्ट कर देगा। भारत में जाति उत्पीड़न के इतिहास के बारे में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट विल्सन ने टिप्पणी की। आज यह जाति है, पहले यह जाति और वर्ण थी। मैं महाभारत से एकलव्य को उद्धृत नहीं करना चाहता। मैं यह उल्लेख नहीं करना चाहता कि कैसे भारत के राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर कर दिया गया था, यहां तक कि पहली महिला भी नहीं कर सकती थी दर्ज करें। हमारे समाज में अस्पृश्यता अभी भी कायम है, भले ही अनुच्छेद 17 इसे समाप्त कर देता है। आरक्षण का कारण क्या है? यह वर्षों से अन्याय है, इसलिए आरक्षण दिया गया। पर्याप्त समानता, औपचारिक समानता नहीं दी गई थी। हमें संरचनात्मक बाधाओं को देखना होगा। अपंगों, इन लोगों को मुख्य सड़कों से रखा गया था। 15(6) लागू होने पर समानता खत्म हो जाएगी।